2009 में Assassin's 2 लॉन्च हुआ था विथ अ मॉडल दैट रिक्वायर अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन टू रन द गेम। यूबीएस ने फाइनली सोचा कि उन्होंने कुछ ऐसा बिल्ड कर लिया है जो अभी क्रैक ही नहीं हो सकता, लेकिन बस 2 हफ्ते लगे इस पूरे सिस्टम को ब्रेक करने में, जिसपे यूबीएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करे थे। बट कैसे, हाउ डू इवन ब्रेक द गेम? खैर, बात करें तोड़ने की, तो किसी भी ताले को तोड़ने के लिए आपको सिंपल सी चीजें चाहिए होती है, या तो आप चाबी ढूंढ लो या फिर उस ताले की कोई सीरियल की बना लो। एंड ऐसा ही होता था 80s 90s के टाइम जब गेम फ्लॉपी डिस्क में आया करते थे। फ्लॉपी डिस्क के पीछे उसका सीरियल की लिखा रहता था। आप फ्लॉपी डिस्क खरीदो, सीरियल की डालो और गेम खेलना शुरू कर दो। बट क्रैकर्स ने इसको क्रैक करना और डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो डेवलपर्स एक क्लेवर आइडिया के साथ आए। उन्होंने कोड को फ्लॉपी डिस्क के पीछे लिखने की जगह गेम के मैनुअल में छुपाना शुरू कर दिया। तो जब भी आप गेम इंस्टॉल करोगे, गेम आपसे पूछेगा कि मैनुअल के 14वें पेज के दूसरे पैराग्राफ में जो कीवर्ड लिखा है वो टाइप करो, तभी गेम इंस्टॉल होगा। बट हैकर्स ने एक और तरीका निकाला। उन्होंने पूरी की पूरी मैनुअल स्कैन करके इंटरनेट पे डाल दी, जिसको कोई भी पेज चाहिए वहां से देख सकता था। फिर आता है 90s का जमाना, जब सिक्योर CD रोम प्रोटेक्शन जैसे सिक्योर रोम का टाइम आया और क्लेम किया गया कि भाई ये क्रैक ही नहीं हो सकता, क्योंकि गेम को इंस्टॉल करने के लिए हर बार ओरिजिनल डिस्क इंसर्ट करनी पड़ती थी। बट हैकर्स ने उसका भी तरीका निकाल लिया। उन्होंने उसे छोटे छोटे पैचेस बनाए, जिनसे गेम को लगने लगा कि डिस्क हमेशा ड्राइव में इंसर्टेड है, भले ही वो वहां ना हो। इसका एग्जांपल आप आज भी देख सकते हो। जब भी कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एक वर्चुअल डिस्क ड्राइव जैसा दिखाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को लगता है कि डिस्क ड्राइव में मौजूद है, जबकि असल में वो सिर्फ एक छोटा प्रोग्राम होता है जो उस चीज को सिमुलेट कर रहा है। अब हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस समझ लेते। GTA 5 का 2008 में जब GTA 5 पीसी में आया तो उसमें सिक्योर रोम बेस्ड प्रोटेक्शन था, और अगर गेम को डिटेक्ट हो जाता कि कॉपी प्रोटेक्शन के साथ छेड़छाड़ हुई है तो कुछ देर बाद अजीब चीजें होने लगती थी। लाइक कि कैमरा परमानेंटली उसे चेक करने लगता था, जिसे निको हमेशा नशे में हो। गाड़ी का एक्सीलरेटर परमानेंट दबा रहता था, रिवर्स गियर काम करना बंद कर देता और इंजन की हेल्थ 1000 से सीधे 100 पे गिर जाती। ये इतना इरिटेटिंग था कि नॉर्मल गेम प्ले लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। एक क्रैकिंग टीम ने कुछ ही दिनों में गेम को चलाने लायक तो बना दिया, बट पायरेट को जल्दी समझ आ गया कि उनकी कॉपी अनप्लेबल स्टेट में है। गाइस, फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज टाइम काफी बदल चुका है एंड आज हमारे पास है जिनोवो जैसे तगड़े सॉफ्टवेयर, साथ ही आर्म DRM सिस्टम भी, GRM यानी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, जो चेक करता रहता है कि आपका गेम लेजिट है या नहीं। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो ये वैसा ही है जैसे किसी क्लब के बाहर बाउंसर खड़ा है जो आपकी एंट्री चेक करे। बट जिनोवो के साथ फर्क ये है कि ये बाउंसर आपके गेम के अंदर ही मौजूद रहता है और लगातार सर्वर को सिग्नल भेजकर चेक करता रहता है कि सब लेजिट है या नहीं। ज्यादातर मॉडर्न गेम्स आज भी इसी तरह प्रोटेक्शन किया जाते हैं, लेकिन इसको भी क्रैक कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस कैसे काम करता है। प्रोसेस की शुरुआत होती है गेम की ओरिजिनल फाइल हासिल करने से। कई बार हैकर्स गेम को खरीदते हैं और उसकी सारी फाइल्स लोकली डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए होती है अनमोडिफाइड .x फाइल। सबसे पहला काम होता है फाइल का स्ट्रक्चर समझना। एक्सपीरियंस्ड हैकर्स फाइल देखते ही पहचान जाते हैं कि किस टाइप के प्रोटेक्शन पर बेस्ड है। इसके बाद ये क्रैकर्स कुछ एडवांस टूल यूज करते हैं। पहला टूल है एक डिबगर, जैसे OLEDBG या इसी तरह के टूल्स। इस टूल की मदद से ये गेम को रियल टाइम में एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हैं, यानी गेम चलते वक्त कौन सा कोड किस टाइम पर रन हो रहा है, ये सब ट्रैक किया जाता है। इसमें सबसे जरूरी चीज जो ये चेक करते हैं वो है कि गेम ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए कैसे कोड एग्जीक्यूट कर रहा है और स्टीम या एपिक गेम जैसे प्लेटफॉर्म से कैसे बात कर रहा है। इसके बाद अगला सबसे इम्पोर्टेंट टूल है IDE Pro। ये समझने के लिए पहला थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। गेम की फाइल कभी भी ओरिजिनल सोर्स कोड के फॉर्म में शिप नहीं होती। सोर्स कोड वो होता है जिसे डेवलपर्स जावा, C++ जैसी लैंग्वेजेस में लिखते हैं और उसे पढ़ने पर सीधा समझ आ जाता है कि भाई कोड क्या कह रहा है आखिर। जैसे अगर प्लेयर की हेल्थ 0 हो जाए तो गेम ओवर स्क्रीन दिखाओ, बट जब गेम शिप होता है तो ये ऐसी फॉर्म में शिप नहीं होता। इसे कंपाइल करके मशीन रीडेबल कोड में बदल दिया जाता है, जिसे पढ़ना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। यहीं पर IDE Pro काम आता है। इसकी मदद से हैकर इस कंपाइल्ड कोड को एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदल देते हैं जैसे समझना काफी आसान हो जाता है। इसके बाद वे कोड में ये ढूंढते हैं कि गेम कहाँ चेक कर रहा है कि आपने पेमेंट किया है या नहीं, और वो चेक्स कोड में कहाँ कहाँ मौजूद है ताकि उन्हें हटाया जा सके। यहीं से
क्रैकिंग की पहली लेयर पूरी होती है, जिससे गेम का स्टीम या दूसरे सर्वर से होने वाला ओनरशिप वेरिफिकेशन कनेक्शन हटा दिया जाता है। ये इस प्रोसेस का सबसे आसान पार्ट माना जाता है, क्योंकि असली चैलेंजेस यहाँ से शुरू होती है। जैसा मैंने पहले बताया था, आजकल गेम्स दो तरह के प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, या तो सिंपल डीआरएम या फिर जिनोबो जैसे एंटी टेम्पर सिस्टम। डीआरएम बस ये चेक करता रहता है कि गेम लेजिट है या नहीं, लेकिन जिनोबो इससे कहीं ज्यादा एडवांस है। ये पूरे गेम कोड को प्रोटेक्ट करता रहता है। इसमें ऐसे डमी और फेक कोड ब्लॉक्स डाल दिए जाते हैं, जिनसे हैकर्स को असली स्ट्रक्चर समझना मुश्किल हो जाता है। जब गेम रन होता है तो जिनोबो पूरे कोड को एन्क्रिप्ट रखता है और सिर्फ उतना ही हिस्सा डिक्रिप्ट करता है जो उस पल में जरूरी हो। जैसे किसी फाइट सीन के दौरान सिर्फ उस सीन को जुड़ा कोड डिक्रिप्ट होगा, पूरा गेम नहीं। साथ ही जिनोबो ये भी चेक करता रहता है कि कहीं कोई डीबगिंग टूल तो नहीं चल रहा है और मेमोरी या रैम के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा ये आपके हार्डवेयर जैसे प्रोसेसर, एसएसडी के पीछे यूनिक आइडेंटिफायर्स के साथ डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है, जो आपके गेम अकाउंट से लिंक हो जाता है, ताकि गेम सिर्फ उसी डिवाइस अकाउंट कॉम्बिनेशन पर लेजिट माना जाए। अगर जिनोबो को प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ लगे तो वो उसे सीक्वेंस को स्पॉइल कर सकता है, जिससे गेम क्रैश हो सकता है या अजीब बिहेव कर सकता है, जैसा हमने GTA 5 के सिक्योरोम वाले उदाहरण में देखा। हैकर्स इसका तोड़ भी निकालते हैं, क्योंकि जिनोबो कोड के छोटे छोटे हिस्सों में डिक्रिप्ट करता है। जब वो सीन चल रहे होते हैं तो हैकर्स उस डिक्रिप्टेड मेमोरी को उसी वक्त कहीं और डंप यानी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हर बार सिर्फ छोटा छोटा हिस्सा ही मिलता है। इसलिए हैकर्स को गेम को बार बार पूरी तरह खेलना पड़ता है, सारे एंडिंग, सारी सेव फाइल, सारी छोटे छोटे मिशन, ताकि गेम का पूरा एग्जीक्यूटेबल कोड इकट्ठा हो सके। वही वजह है कि जिनोबो प्रोटेक्टेड गेम्स को क्रैक होने में अक्सर हफ्तों या महीनों लग जाते हैं। एक बार पूरा कोड इकट्ठा हो जाए तो अगला स्टेप है उसे क्लीन करना। यहाँ फिर से आईडी प्रो काम आता है। इसी पूरे स्ट्रक्चर को समझकर जिनोबो के डाले हुए फेक और डेड इन कोड को हटाया जाता है। ये बेहद बारीक काम है, क्योंकि अगर कोई एक भी गलती हो जाए ना तो गेम क्रैश हो सकता है, सेव नहीं होगा या अजीब तरीके से बिहेव करेगा। तो गाइज, अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई अकेला बंदा कर रहा है, बट भाई इन हैकर्स ग्रुप को कम मत समझिए। ये पूरे के पूरे एक ऑर्गेनाइज्ड टीम की तरह काम करते हैं। इसमें प्रोग्रामर होते हैं, रिवर्स इंजीनियर होते हैं, टेस्टर होते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि उनकी वेबसाइट पर कितने गेम्स अवेलेबल है, बल्कि ये होती है कि कौन सा ग्रुप किसी नए अनब्रेकेबल क्लेम करने वाले गेम को सबसे पहले क्रैक करता है। इसी वजह से इन ग्रुप के बीच एक अनऑफिशियल रेस चलती रहती है। कई बार तो ये क्रैकर्स इतनी स्किल्ड होते हैं कि बड़े बड़े गेमिंग स्टूडियोज उन्हें हायर भी कर लेते हैं, ताकि वो अपनी ही सिस्टम पर कमजोरियां पकड़ सके। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिबेट भी है। गेमिंग कम्युनिटी के एक हिस्से का मानना है कि पायरेसी ने गेम को बचाया भी है। सोचिए, बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में कोई क्लासिक गेम पहली बार दोस्त की पेन ड्राइव में खेला होगा, न कि सीधा खरीद के। इसी सोच से इफ बाइंग इज ओनिंग देन पायरेसी इज अ स्टीलिंग जैसे मूवमेंट भी चलते हैं, जहाँ लोग ये तर्क देते हैं कि गेमिंग कंपनीज ज्यादा ग्रीडी होती जा रही है। लेकिन बात सीधी है, अगर आपके पास पैसे है तो डेफिनेटली छोटे और बड़े डेवलपर्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लोग अपना टाइम और पैसा इन गेम्स को बनाने में लगाते हैं। तो आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।